नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ सीए फाइनल का जो मई 22 का एससीएमपी का पेपर हुआ है, इसका डिटेल में रिव्यू शेयर करूंगा और साथ में लास्ट के 1.5 डे में आपको इलेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपन एससीएमपी के पेपर की बात करें तो ओवरऑल देखा जाए एससीएमपी का पेपर एवरेज पेपर था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेंदी पेपर था। काफ़ी लोगों का एससीएमपी का पेपर छूट गया होगा, लेकिन जिन्होंने भी थियरी स्किप कर रखी है उनके लिए ये पेपर अबव एवरेज था, क्योंकि इस बार थियरी 79 मार्क्स की इंस्टीट्यूट ने पूछी और प्रैक्टिकल पार्ट जो आया वो 46 मार्क्स का है। लास्ट अटेम्प्ट की तरह इस बार भी थियरी पे इंस्टीट्यूट का ज़्यादा फोकस था। तो जिन्होंने भी नोट्स अच्छे से कर रखे थे उनके लिए पेपर एवरेज था। जिन्होंने भी मेरे नोट्स ठीक से नहीं किए या स्टडी मेट से थियरी ठीक से नहीं की, उनके लिए पेपर ये अबव एवरेज था। अब अपन कैटेगरी वाइज बात करें तो कैटेगरी ए और बी से लगभग 110 नंबर का पेपर पूछा गया और कैटेगरी सी से लगभग 15 नंबर का पेपर पूछा गया। कैटेगरी ए और बी में भी एक जो चैप्टर आपका छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, लगभग 25 मार्क्स का पेपर उस चैप्टर से पूछा गया। अब अपन आगे बात करें, मैंने लास्ट डे रिवीजन मैराथन लिया था लाइव, उसमें मैंने लगभग जो पेपर पूछा गया उसमें से 90 to 95 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन थे, ऐसे कंसेप्ट थे जिनको मैंने कवर करवा दिया था उस रिवीजन मैराथन में। अगर किसी ने सुना होगा तो 90 to 95 मार्क्स के कंसेप्ट उस रिवीजन मैराथन में कवर हो गए थे। अब अपन एक और पेपर को गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले एससीएमपी के पेपर को कि कहाँ से क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपका केस स्टडी का क्वेश्चन था। केस स्टडी मिक्स केस स्टडी थी, 3-4 कंसेप्ट इसमें इंस्टीट्यूट ने पूछे थे। सबसे पहले इसमें एक स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस पूछा था इंस्टीट्यूट ने चैप्टर 1 से। स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस आप देखना, चैप्टर 1 में मैंने बता रखा आपको कि कंपनी की प्रेजेंट में क्या औकात वगैरह है। इसके बाद एक 6C ऑफ TQM, ये तो आपको अच्छे से आता होगा। 6C ऑफ TQM पाकिस्तान वाला एग्जाम्पल भी करके मैंने आपको याद करवाया था। 6C ऑफ TQM अच्छे से आपको आता होगा, 6 मार्क्स का ऐसा पूछा था इस केस स्टडी में। इसके बाद 6 सिग्मा का इम्प्लीमेंटेशन करना था, यहाँ पे 6 मार्क्स का वो पूछा था। इसके बाद लाइफ साइकिल का फेस पूछा था कि अभी कंपनी कौन सा फेस चल रहा है लाइफ साइकिल का, 3 मार्क्स का ये पूछा था। इसके बाद एक जनरल क्वेश्चन पूछ लिया था इसमें, चेंज इन द लॉ ऑफ वर्ल्ड, मतलब परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, भागवत गीता में लिखी हुई है ना लाइन, उसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। इसका मैंने क्लास में बताया कि एससीएमपी क्यों आई आपकी, परिवर्तन हो गई आई एससीएमपी, तो उसी रिगार्डिंग जनरल आपको आंसर देना था चैप्टर 1, 2, 3 के बेस पे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा था, जिसमें चैप्टर 2 का टॉपिक भी कवर कर लिया, चैप्टर 3 का भी कर लिया, 4 का भी कर लिया, 1 का 1 to 4 चैप्टर 1 to 4 के सारे टॉपिक इसमें इन्होंने कवर कर लिए 20 मार्क्स में। और ये आराम से केस स्टडी आप मैनेज कर सकते थे। 20 मार्क्स की थियरी थी बिल्कुल पूरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए वाला पार्ट था, ये सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल सेम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन आपका जीआईटी का क्वेश्चन है, स्टडी मेट में भी है, क्वेश्चन बैंक में भी है। क्वेश्चन बैंक में शायद फर्स्ट क्वेश्चन ही है, सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल। ये आप कर लिए होगे आराम से, बस थोड़ा बहुत इन्होंने जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा चेंज कर दिया, बाकी सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बिल्कुल सेम नहीं, थोड़ा सिमिलर मिल जाएगा। इसके बाद 2 का बी जो था, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का न्यू क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने फ्रेम किया था सेल्स वगैरह के वेरिएंस के बेस पे, और इन 4 मैनेजर्स का परफॉर्मेंस भी आपको इसमें इवैल्यूएशन करना था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का न्यू क्वेश्चन ये फ्रेम हुआ था 2 का बी। ये आपको थोड़ा टफ लगा हुआ ये क्वेश्चन, अगर आपका पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ होगा तो काफ़ी लोगों ने तो ये क्वेश्चन छोड़ भी दिया होगा 2 का बी वाला पार्ट। इसके बाद 3 का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका एक बोनस क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 9 जो है आपका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, सिमिलर टाइप का, सेम टाइप का आपको वहाँ क्वेश्चन मिल जाएगा। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के बेस पे आपको इवैल्यूएशन करना था। CRM के 3 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स लिखने थे आपको। एक ऑपरेटिव होता है, एक एनालिटिकल होता है, कोलैबोरेटिव होता है, वो बताने थे। बेनिफिट्स बताने थे, और ये सर्विस सेक्टर में कैसे रेलिवेंस है इसका वो बताना था। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, सिमिलर क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा, स्टडी मेट में मिल जाएगा। ये बोनस क्वेश्चन था, 20 मार्क्स का पूछा गया था वो क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए वाला पार्ट था, 4 का ए वाला पार्ट, थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट थ्रूपुट अकाउंटिंग। मैंने चैप्टर 2 में आपको 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट बताए थे, एक थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट वाला और एक कॉस्ट ऑफ क्वालिटी वाला। तो उसमें थ्रूपुट अकाउंटिंग जो थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट वाला टॉपिक है उसका क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, बिल्कुल सेम तो नहीं मिलेगा, सिमिलर टाइप का थोड़ा बहुत क्वेश्चन मिल जाएगा, बाकी थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, थोड़ा बहुत सिमिलर आपको मिल जाएगा। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग का थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट का ये क्वेश्चन फ्रेम होकर पूछा गया था। अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से कर रखे थे, वो एग्जाम्पल भी ठीक से कर रखा था, मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवा रखा कंसेप्ट में, तो भी क्वेश्चन को आप आराम से मैनेज कर सकते थे। 4 का ए 10 मार्क्स का। इसके बाद 4 का बी, 4 के बी में पहला जो पार्ट था 4 का बी, तो बजट के बेस पे था, 5 मार्क्स, ये आप स्किप कर सकते थे। और वाला पार्ट आपने किया होगा, और वाला पार्ट बिल्कुल सिंपल था। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट करनी थी। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी के सिमिलर क्वेश्चन आपके चैप्टर 9 में दे रखे हैं, फिगर चेंज करके सिमिलर क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये भी चैप्टर 9 से क्वेश्चन पूछा गया था मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी के बेस पे, बी वाला पार्ट, बी का जो और वाला पार्ट था। इसके बाद इसका जो सी वाला पार्ट था, ये ओलिगोपोली मार्केट का प्राइसिंग डिसीजन वाले चैप्टर का क्वेश्चन था। ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है उसके बारे में बताना था, और वहाँ कौन कौन सी प्राइस होती है। एक वहाँ होती है प्रीडेटरी प्राइस, एक लिमिट प्राइस, एक रेस प्राइस टुगेदर, वो आपको यहाँ लिखना था।
वो मैंने आपको रिवीजन मैराथन में भी कवर करवा दिया था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 यहाँ पे आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन 5 पूरा थियरी था। और क्वेश्चन 5 में इन पागल लोगों ने जो फर्स्ट ए वाला पार्ट है, क्वेश्चन 5 का ए वाला पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग से पूछ लिया। ट्रांसफर प्राइसिंग वैसे तो प्रैक्टिकल चैप्टर है, उससे भी इन्होंने थियरी पूछ ली। इनको थियरी से इतना प्यार है कि उससे भी इन्होंने थियरी पूछ ली। 5 के ए वाले पार्ट में ट्रांसफर प्राइसिंग से 10 नंबर की डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग जो चैप्टर है उससे 10 मार्क्स की थियरी पूछी गई यहाँ पे। इसमें आपको जो भी मेथड्स होते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के, उनके बारे में बताना था। इसके अलावा बिहेवियरल कंसिक्वेंसेस वगैरह के बारे में यहाँ आपको लिखना था। मतलब पूरी ट्रांसफर प्राइसिंग की जो थियरी इन्होंने थियरी यहाँ चेप दी थी। इसके बाद 5 का जो बी वाला पार्ट है, इसमें आपको EMA के रिगार्डिंग पूछा था। 4 कैटेगरी में जो प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर होती है, एनवायरमेंट की कोस्ट, उसमें आपको जो कोस्ट दे रखी है इनको बांटना था। 4 नंबर का क्लासीफाई करना था, बिल्कुल थियरी का क्वेश्चन था। इसके बाद सी वाला पार्ट टारगेट कॉस्टिंग की इन्होंने थियरी पूछी सी वाले पार्ट में। तो 5 वाला जो क्वेश्चन था पूरा का पूरा थियरी का था, 20 मार्क्स का। इसके बाद अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो ए वाला पार्ट है डिसीजन मेकिंग से था, सर्विस सेक्टर से। डिसीजन मेकिंग सर्विस सेक्टर या CVP एनालिसिस इन सर्विस सेक्टर का क्वेश्चन था। नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ था 6 का, ये न्यू क्वेश्चन फ्रेम हुआ है 10 मार्क्स का। इसके बाद 6 का बी, ये भी एक जनरल डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन था कि जो स्टाफ है, एक कंसल्टेंसी फर्म है, उसका स्टाफ अभी क्या करता है, मोबाइल लेके आता है ऑफिस में, तो वो पर्सनल कॉल्स वगैरह में टाइम पास करता है। तो वो कंसल्टेंसी फर्म क्या कर रही है, उनका मोबाइल उनको लाना अलाउड नहीं करेगी आगे से, और वहाँ पे लगा देगी लैंडलाइन फ़ोन। तो एक जनरल डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन था, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था बी वाला पार्ट, 6 का बी। इसके बाद जो सी वाला पार्ट था, इसमें ये सिंपल था। सी वाला पार्ट बैलेंस स्कोर कार्ड का था। आपको कुछ ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, इन ऑब्जेक्टिव को क्लासीफाई करना था। जो बैलेंस स्कोर कार्ड के 4 पर्सपेक्टिव होते हैं और उसका मेजर लिखना था। ये भी मैंने आपको रिवीजन मैराथन में सब कवर करवाया था। और बैलेंस स्कोर कार्ड वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो ये पेपर था। पेपर में आप देखोगे थियरी ज़्यादा थी, लगभग 79 मार्क्स की थियरी थी, 46 मार्क्स का प्रैक्टिकल था। क्वेश्चन छोड़ने लायक इसमें था तो क्वेश्चन 5 या 6 ऑप्शन में छोड़ सकते थे। किसी ने 5 छोड़ा होगा, किसी ने 6 छोड़ा होगा, बाकी क्वेश्चन तो आराम से ठीक थे। 5 इसलिए कि 5 में पूरी थियरी थी, और 6 इसलिए कि 6 का जो पहला वाला पार्ट था, 6 का ए, ये नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ था डिसीजन मेकिंग का। तो किसी की डिसीजन मेकिंग वीक है या किसी ने सर्विस सेक्टर नहीं कर रखा, तो उन्होंने 6 वाला क्वेश्चन छोड़ा होगा। पेपर काफ़ी लेंदी था, लेकिन अगर आपने स्पीड मेंटेन नहीं करी होगी तो ये पेपर 10 से 15 नंबर का आपका छूट गया होगा। 10 से 15 नंबर का तो कम से कम आपका छूट गया होगा। काफ़ी लोगों को तो 20-25 नंबर का भी छूटा है। अब अपन आते हैं इलेक्टिव के लिए आपको क्या करना है। लास्ट स्ट्रेटजी देखते हैं इलेक्टिव के लिए। देखो, इलेक्टिव की प्रिपरेशन भी आपको अभी से करनी है। ऐसा नहीं कि आज आपने DT IDT कुछ पढ़ ली। इलेक्टिव भी आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो इलेक्टिव की प्रिपरेशन भी आपको अभी से करनी है। मतलब इलेक्टिव को भी आपको पूरा प्रॉपर टाइम देना है। हाँ, किसी का इलेक्टिव एकदम अच्छे से हो रखा है, एकदम अच्छे से हो रखा है, जिसको कॉन्फिडेंस है कि हाँ इलेक्टिव में तो उसकी एग्जामिनेशन वगैरह आ जाएगी, तो वो क्या कर सकता है, आज कोई दूसरी सब्जेक्ट पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। बाकी इलेक्टिव को भी आपको प्रॉपर टाइम ही देना है। अब इलेक्टिव में देखो क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी है। सबसे पहले रिसोर्स देख लो, आपको क्या पढ़ना है, क्या ले जाना है। एक तो ICA का स्टडी मेट, क्योंकि पेपर ICA के स्टडी मेट से ही फ्रेम होगा इसमें। दूसरा ICA का जो केस स्टडी का डाइजेस्ट है, लगभग सभी सब्जेक्ट का डाइजेस्ट है, वो डाइजेस्ट आपको साथ में ले जाना है। इसके अलावा अगर आपने कोई नोट्स बना रखे हैं या किसी टीचर के आप नोट्स फॉलो करते हो, नोट्स ले जा सकते हो। नोट्स लिमिटेड नोट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि नोट्स 1000-2000 पेज के, ऐसे नोट्स मत ले जाना। 200-400 पेज के नोट्स सफिशिएंट होते हैं। इसके बाद कोई इंडेक्स अगर आपने बना रखा है तो वो इंडेक्स बनाया हुआ आप ले जा सकते हो। इसके अलावा देखो, ICA डाइजेस्ट में इंस्टीट्यूट ने वैसे तो लगभग काफ़ी सारी केस स्टडी कवर कर रखी है, लेकिन कुछ केस स्टडी ऐसी भी हैं जो डाइजेस्ट में इंस्टीट्यूट कवर करना भूल गया। जो पास्ट पेपर और MTP की कुछ ऐसी केस स्टडी थी जो इंस्टीट्यूट ने डाइजेस्ट में कवर नहीं करी। तो अगर वो पास्ट पेपर और MTP की वो केस स्टडी अगर आपने अलग से छाट रखी है तो केस स्टडी आप ले जाना अलग से। नहीं छाट रखी तो फिर आपको पास्ट पेपर और MTP भी ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि पास्ट पेपर और MTP की भी केस स्टडी रिपीट हो सकती है एग्जाम में। इलेक्टिव की कोई RTP होती नहीं है। अब इसके बाद इंटरनेशनल टेक्स्ट में आपको एक्स्ट्रा ले जाना है DT के नोट्स। कभी कभी क्या होता है, इंटरनेशनल टेक्स्ट में एक आध क्वेश्चन DT का पूछ लेते हैं वो, तो उसके लिए आप DT के जो मेरे नोट्स हैं, लगभग 200 पेज के समरी नोट्स हैं, वो आप नोट्स ले जा सकते हो। उससे पूरी की पूरी कोई अगर क्वेश्चन पूछेंगे भी DT का, वो आराम से आप कवर कर लोगे। इसके बाद इकोनॉमिक लॉ में भी आपको एक केस लॉ की बुक इंस्टीट्यूट ने डाल रखी है, केस लॉ की बुक डाल रखी है, वो और ले जानी है आपको इकोनॉमिक लॉ में। ये तो आपका रिसोर्स हुआ। अब रिविजन इलेक्टिव का आराम से हो जाएगा, क्योंकि इलेक्टिव का कोर्स ज़्यादा नहीं होता। इलेक्टिव में ज़्यादा कोर्स है नहीं, लिमिटेड चैप्टर्स हैं। हाँ, आपको डाइजेस्ट भी देखना पड़ेगा। डाइजेस्ट में अगर आपने कुछ मार्किंग कर रखी है केस स्टडी डाइजेस्ट में, वो मार्किंग वाली केस स्टडी आप देख लेना। अब पेपर में क्या करना है, देखो पेपर में आपको 4 केस स्टडी के लिए 4 घंटे मिलते हैं। अगर रीडिंग टाइम मिलता है उसमें आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में केस स्टडी पढ़ने नहीं बैठना। आपको केस स्टडी मत पढ़ना। आपको सीधा क्या करना, जो रिक्वायर्ड वाला पार्ट होता है, रिक्वायर्ड वाला पार्ट होता है
वो सीधा पढ़ लेना। सभी केस स्टडी का रिक्वायर्ड वाला पार्ट पढ़ लेना। केस स्टडी जो आपकी आएंगी 5 केस स्टडी आएंगी, 5 में से 4 करनी होंगी। सबका रिक्वायर्ड वाला पार्ट की क्या क्या चीज़ें पूछी हैं, एमसीक्यू भी पढ़ लेना। और जो क्वेश्चंस पूछे हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट वाले क्वेश्चन पूछे होंगे, 5 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, ऐसे पूछता है इंस्टीट्यूट। लगभग 3 क्वेश्चन एक केस स्टडी में आते हैं, किसी में 4 आ जाते हैं लगभग, लेकिन 3 ही आते हैं। और रिक्वायर्ड वाला पार्ट सभी केस स्टडी का पढ़ लेना। उसको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि कौन सी केस स्टडी देखी हुई या कॉपी पेस्ट आई है। कॉपी पेस्ट आई है तो सबसे पहले अपन को उसको करना है स्टार्ट है ही। सबसे पहले जो केस स्टडी कॉपी पेस्ट आई है, सबसे पहले अपन को उसी को स्टार्ट करना है। उसके बाद अगर आपको लगे कि केस स्टडी कॉपी पेस्ट नहीं है लेकिन सिमिलर टाइप की लग रही है रिक्वायर्ड वाला पार्ट पढ़ने के बाद, तो सिमिलर टाइप की केस स्टडी आप कर सकते हो। अब सिमिलर टाइप की भी नहीं है, कोई केस स्टडी बिल्कुल ही न्यू आई है, तो रिक्वायर्ड वाला पार्ट पढ़ के आप देखोगे कि कौन से टॉपिक से, क्योंकि रिक्वायर्ड वाला पार्ट पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से आई है। तो उसके बाद आप देखना कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, उसके बेस पे आप सिलेक्शन कर लेना। जो टॉपिक आपका सबसे वीक है और नई केस स्टडी है तो उसको सबसे लास्ट में आपको करना है। इलेक्टिव में आप चाहो तो एमसीक्यू पहले कर सकते हो, चारों केस स्टडी के आप रिक्वायर्ड वाला पार्ट पढ़ोगे, एमसीक्यू भी पढ़ लोगे। और इलेक्टिव में क्या होता है, एमसीक्यू काफ़ी नॉर्मल आते हैं, तो एमसीक्यू भी पढ़ लोगे। अगर आपको एमसीक्यू ईजी लगते हैं तो चारों केस स्टडी के पहले आपने एमसीक्यू कर दिया, ऐसा भी आप कर सकते हो। ऐसा करना चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन जो रीडिंग टाइम मिले उसमें आप पूरी केस स्टडी को मत पढ़ना। सबसे पहले अगर जो भी पेपर स्टार्ट करो सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड वाला पार्ट ही सब क्वेश्चंस का पढ़ना है। उसकी बेस पे आपको सिलेक्शन करना है कि कौन सी केस स्टडी पहले करनी है फिर कौन सी बाद में करनी है। और ज़्यादा टाइम अगर आपको किसी को लगता है तो ऐसा मत करना कि सारी की सारी केस स्टडी कर दी, पाँचों की पाँचों मत करना। 4 केस स्टडी पे ही फोकस करना, उनको ही बेटर वे में आप प्रेजेंट करना ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उसमें आ सके। और ज़्यादा मटेरियल भी भर के मत ले जाना, जो मटेरियल है इतना ही ले जाना। ऐसा नहीं कि बोरा भर के वहाँ ले जा रहे हो, इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि वहाँ सारी चीज़ देख देख के लिख पाओगे। तो जो मटेरियल ये है इंस्टीट्यूट का, इतना ही मटेरियल ले जाना। कुछ कॉपी पेस्ट आएगा तो इसी से आएगा। अगर केस स्टडी आएगी कॉपी पेस्ट तो आई से आएगा, जो डाइजेस्ट है या पास्ट पेपर वगैरह है उसी से आएगी। अगर कोई नई केस स्टडी आती है तो स्टडी मैट से ही बन के आएगी, वो किसी की बुक से बन के नहीं आएगी, स्टडी मैट से वो फ्रेम होकर आएगी। हाँ, कभी कभी हो जाता है इलेक्टिव पेपर में एक आध क्वेश्चन, किसी केस स्टडी का एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स आ जाता है, बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स, मतलब वो स्टडी मेट में भी नहीं है, ऐसा कुछ टॉपिक आ जाता है। 5-7 नंबर का होता है, लेकिन ऐसा उससे आपको घबराने की नीड नहीं है। 5-7 नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये था इलेक्टिव का स्ट्रेटेजी। तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।